जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे जो नए साथी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे जो पुराने साथी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट के बारे में चर्चा होगी। साथियों, इसके पहले आप लोगों के लिए 70 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। 70 प्रैक्टिस सेट मैंने रखती है साथियों आप लोगों के लिए, तो आप लोग जाके देखिए और अपनी तैयारी को और भी इम्प्रूव करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों, बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, तीसरा शब्द में विशेषण है पूर्णांक बोधक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण या फिर क्रमवाचक विशेषण। तो तीसरा शब्द में विशेषण है, कैसा है? तो साथियों क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, विशेषण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए हम क्रमवाचक विशेषण की बात करते हैं। तीसरा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है, उदाहरणार्थ पहला, दूसरा, तीसरा आदि, जबकि गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3, 4 आदि होता है। एवं आवृत्तिवाचक जो विशेषण होता है वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आदि करके होता है। ठीक है, तो इन सब शब्दों से आप पता कर पाएंगे कि क्रमवाचक कहाँ विशेषण हो रहा है, कहाँ पे गणनावाचक विशेषण हो रहा है और कहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं, दंत्य कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं या फिर कंठोष्ठ कहते हैं। आशा है आप सभी से कि आप लोग उच्चारण स्थान को एकदम कंठस्थ किए होंगे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा दंत्य। ठीक है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को दंत्य वर्ण कहते हैं, जैसे त, थ, द, ध, न दंत्य वर्ण है। शेष विवरण देखिए, दंतोष्ठ की बात करें उसमें व आता है, कंठोष्ठ की बात करें तो ओ और अव आता है, मूर्धन्य की बात करें साथियों तो री, ट, ठ, ड, ढ, ण और र, श आता है। ठीक है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ज, आ, च, ट, ई, अ और प। तो कौन सा अक्षर है जो पुल्लिंग नहीं है साथियों? तो पुल्लिंग नहीं है, इसका माने स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो छोटी ई बड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है, माने पुल्लिंग नहीं है। वर्णमाला के अक्षर छोटी बड़ी अक्षर पुल्लिंग होते हैं, इसके अतिरिक्त री भी स्त्रीलिंग वर्ण है साथियों, याद रखिएगा। किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं? क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे? अजी क्या ऐसा हो पाएगा? मैंने पूछा क्या बात है? उफ कितनी गर्मी है। तो उचित विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं किस विकल्प में, वही आपको बताना है। तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों, मैंने पूछा क्या बात है, इसमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए इसमें कामा भी और प्रश्नवाचक चिन्ह का भी सही ढंग से प्रयोग हुआ है। देखिए शेष वाक्य जो विराम चिन्हों के प्रयोग की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण हैं, जिनके शुद्ध रूप इस प्रकार हैं, देख लीजिए। क्या तुम कल मुझसे मिल सकोगे, उसके बाद प्रश्नवाचक होना चाहिए जो कि है इसमें। अजी क्या ऐसा हो पाएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। उफ कितनी गर्मी है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, शुद्ध रूप है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है साथियों? भाग्यवान, रामायण, ललायत, वाल्मीकि। तो किस शब्द की वर्तनी सही है? आपका जो सही जवाब होगा साथियों वो है लालायित। साथियों आप सभी अपना स्कोर लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा। हमारे जो कुछ साथी हैं वो लगातार प्रैक्टिस सेट से जुड़े हुए हैं और कमेंट भी करते हैं कि हमारा इतना स्कोर बन रहा है सर, हमारा इतना बन रहा है। तो आप लोग क्यों पीछे हैं? आप लोग भी अपना अपना स्कोर करिए, इसमें कोई भी नहीं संकोच नहीं है। बिल्कुल आप लोग संकोच करिए ही ना कि हमारा कम हो जाएगा तो वो क्या सोचेगा, फलाने क्या सोचेगा, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करिए, उसके बाद अपना अपना स्कोर कमेंट करिए साथियों। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे जो साथी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी कितनी हो चुकी है और वो कितना इम्प्रूव कर पाए हैं। ठीक है, ये भी हमें पता चल जाएगा और हमें अच्छा भी लगेगा कि हमारे जो साथी लगातार जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी अच्छी हो पाई है। तो साथियों क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? लालायित होगा। ठीक है, निम्न में लालायित शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अन्य शब्दों की जो शुद्ध वर्तनी है वो इस प्रकार है। देखिए भाग्यमान, भाग्यमान नहीं साथियों, भाग्यवान होता है। रामायण नहीं रामायण होता है। और वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है, वाल्मीकि। ठीक है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो पशु जो है कौन सी संज्ञा है? तो आपका जो सही जवाब होगा वो जातिवाचक संज्ञा है साथियों, क्योंकि जब समस्त जाति का बोध हो तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे पशु में बहुत सारे पशुओं की बात हो रही है, कौन से पशु की बात हो रही है? ये नहीं, सारे पशु की बात हो रही है, तो समस्त जाति का बोध हो रहा है तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और संज्ञा की संख्या कितनी होती है साथियों? 5 प्रकार के होते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिड़की, जानवर, बच्चा आदि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आय, विवाद, सार, रूप। स्त्रीलिंग बताना है साथियों।
तो आपका जो सही जवाब होगा वो है आय। ठीक है, तो जैसे कहीं कोई काम कर रहा होता है, क्या तुम्हारी सैलरी आई, क्या तुम्हारी तनख्वाह आई, तो स्त्रीलिंग आय जो है स्त्रीलिंग बोधक शब्द है। तो साथियों यह जो है स्त्रीलिंग है, बाकी आपकी क्या है पुल्लिंग है। विवाद सार्थरूप क्या है पुल्लिंग शब्द हैं। पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए, माने आपको पंक्ति जो है अगर एक वचन में है तब बहुवचन में करो, बहुवचन में है तो एक वचन में करो। इसका माने साथियों ये पंक्ति जो है वो एक वचन में ही है, आप देख भी रहे हैं। आपको बहुवचन में बताना है पंक्तियों पंक्तियाँ पंक्तियों पंक्तियाँ, तो क्या होगा सही जवाब साथियों पंक्तियाँ। ठीक है, पंक्तियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ होगा। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास के संबंध में शोध करते हुए अधिकांश शोधकर्ताओं ने आज की हिंदी के प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट के नाम से भी अभिहित किया है। इस अवहट्ट के उद्भव का सही क्रम क्या है यही आपको बताना है। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों, कई बार पूछा गया है। तो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट या फिर संस्कृत पाली अपभ्रंश प्राकृत अवहट्ट, संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत अवहट्ट, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट। तो बताइए पहले कौन सी भाषा, फिर कौन सी भाषा, फिर कौन सी, तब जाके हिंदी। तो उद्भव का सही क्रम बताना है, तो सही जवाब जो होगा साथियों वो होगा पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, यानी इसे हम पुरानी हिंदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका डी होगा। देखिए यहाँ आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, देख लीजिएगा, पीडीएफ में आप सभी को मिल जाएगा। सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित होना। तो सोने में सुगंध मुहावरा का जो सही अर्थ होगा साथियों वो क्या होगा, वो होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। ठीक है, कड़वा घूट पीना मुहावरे या लोकोक्ति का सटीक अर्थ बताना है। सीधा काम आसानी से नहीं होता, चुपचाप अपमान सहना, बुरे से बुरा व्यवहार ही करना पड़ता है, आसानी से काम करना चाहिए। तो कड़वा घूट पीना माने क्या होगा साथियों आपका सही जवाब चुपचाप अपमान सहना, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आयुष और ऋचा बाजार गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गई। अब साथियों शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो क्या होगा आपका सही जवाब, तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखिए पहले का, आयुष और ऋचा बाजार गई, आयुष और ऋचा बाजार गए होता है साथियों। ठीक है, तो गए होगा इसलिए यह शुद्ध हो गया। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है। जब लेखिका आ गया तो स्त्री लिखने की क्या जरूरत है, तो इसलिए यह जो है आपका अशुद्ध है। तो शुद्ध इसका होगा एक, इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है। ठीक है, बच्चे ने कहा पापा आ गई, अरे भाई पापा आ गई नहीं, मम्मी आती है, पापा तो आते हैं। तो बच्चे ने कहा पापा आ गए। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध रूप होगा। बाकी आपको पीडीएफ में यहाँ पे मिल भी जाएगा, आप देख भी लीजिए जो शुद्ध रूप है इस तरीके से। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है, मोहन कल आएगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कल कौन आया था, वह घर पहुंच गया होगा। इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण बताना है। तो साथियों जो सही जवाब होगा आपका वो होगा आपकी यात्रा मंगलमय हो। ठीक है, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो यह इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वहां पर इच्छावाचक वाक्य होता है साथियों। ठीक है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। अब साथियों मिश्र वाक्य बताना है, तो क्या होगा आपका सही जवाब, तो साथियों उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। लेकिन और से जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब देखिए जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसने मान लिया कि दोष उसका है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, कि जो मिल जाए तो क्या होगा, मिश्र वाक्य है। उक्त वाक्य में उसने मान लिया एक साधारण वाक्य है तथा दोष उसका है, यह उपवाक्य है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर में से कोई नहीं। तो यशोदा में जो संधि प्रयोग हुई है, कौन सी प्रयोग हुई है, तो आपका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए यशोदा का जो हम संधि विच्छेद करेंगे तो यशः धन दा होगा। इसमें विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा य र ल व हो
अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है। याद रखिएगा, रूल्स को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि रूल से ही आपके क्वेश्चन सही होंगे साथियों। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के रूल जरूर याद रखिएगा। बाकी स्वर संधि तो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, वो कंप्लीट लगभग सारे साथियों का होगा। विसर्ग और व्यंजन संधि में ही थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब साथियों, शस्त्र क्या है करें। शस्त्र क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करना है, आपको बताना है। यहाँ पे करें, यहाँ पे हो जाएगा, तो उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह हथियार जो फेंक कर चला जाता हो, कई बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, कई बार यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, कई बार बहुत सारे जगहों पे पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, एक तरफ की विद्या, इनमें से कोई नहीं। शस्त्र क्या है, तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम अस्त्र कहते हैं। याद रखिएगा, अस्त्र शस्त्र में कन्फ्यूजन मत होइएगा। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं, जबकि वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम अस्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। कूजन और कूजन, एक कूजन का क्या अर्थ है, कूजन का क्या अर्थ है। पक्षियों की चहचहाट या निपुणता, कुआं दुष्ट, निपुणता बुरा, दुष्ट पक्षियों की चहचहाट। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है दुष्ट पक्षियों की चहचहाहट, ठीक है। कूजन का माने होता है दुष्ट और कूजन माने होता है पक्षियों की चहचहाहट, ठीक है। तो सही शब्द युग्म कूजन, कूजन का अर्थ होगा दुष्ट पक्षियों की चहचहाहट। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका डी होगा। इनमें से कौन सा शब्द मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है। द्वेष, क्रोध, राग, ईर्ष्या मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है राग, ठीक है। राग जो है मत्सर शब्द का अनेकार्थी नहीं है, बाकी ये तीनों द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या मत्सर शब्द के अनेकार्थी रूप हैं, और राग जो है मत्सर का अनेकार्थी रूप नहीं है। शशांक शब्द का पर्यायवाची है सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। तो शशांक शब्द का जो पर्यायवाची होगा साथियों वो आपका जो सही जवाब होगा वो है चंद्रमा, ठीक है। शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सोम, सुधांशु, द्विजराज, राकापति, मयंक, शशि, निशाकर, राकेश, हिमकर, मृगांक, इंदु, सुधाकर, सोम, रजनीपति, निशानाथ तथा तारकेश्वर इत्यादि, ठीक है। विपरीतार्थक शब्दों की दृष्टि से एक युग्म सही नहीं है, उसी युग्म को बताना है। मुख्य गौण, विवाद, निर्विवाद, जय, पराजय, व्यस्त, निरस्त। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो होगा व्यस्त और निरस्त। व्यस्त का अव्यस्त होता है, निरस्त नहीं होता, ठीक है। बाकी आपके बिल्कुल सही हैं। तो देखिए, व्यस्त का होता है अव्यस्त, मुख्य का गौण होता है, विवाद का निर्विवाद होता है, और जय का पराजय होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। ओ, ए, आ। तो साथियों जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ओ, ठीक है। ये ओ जो है, ओ हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। देखिए थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे ओ कर लीजिएगा। ओ हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है, जैसे कोस का कोसों हो जाएगा, ठीक है, कोसों। तो ओ जुड़ा हुआ है। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है बताना है। दूर, दुरा, दुर, दुस। तो दुरात्मा में उपसर्ग कोई शब्द होगा मूल शब्द में, और जो अंत में जोड़ता है प्रत्यय जो पहले जोड़ता है क्या होता है, उपसर्ग। तो नया शब्द बन जाता है एक। तो बताइए, उपसर्ग पूछ रहा है, तो दुरात्मा, आत्मा में क्या जुड़ा है, तो दुर, ठीक है। तो सही जवाब होगा आपका सी, दुर उपसर्ग, ठीक है, तब जाके दुरात्मा बना। दुरात्मा में दुर उपसर्ग शब्द प्रयोग किया गया है। दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दुर्गा, दुर्गम, तथा दुष् उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं दुष्प्राप्य, दुष्कृत्य, ठीक है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। पैगंबर, बेगम, चेचक, बारूद। तो तुर्की भाषा का नहीं है साथियों, जो आपका सही जवाब होगा वो क्या होगा, पैगंबर। पैगंबर जो है तुर्की भाषा का नहीं बल्कि अरबी भाषा का है। कहाँ का है, अरबी भाषा का शब्द है। बाकी बेगम, चेचक, बारूद क्या है, आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है। पंख, पत्थर, पंछी, प्रकट। तत्सम शब्द बताना है, तत्सम, तद्भव। तो साथियों क्या होगा आपका सही जवाब, तो प्रकट जो है वो आपका तत्सम शब्द है। कहीं आपको ख मिले हमेशा तद्भव होगा, ख मिल जाए तद्भव होगा, ठीक है। छ मिल जाए
तब भी तद्भव होगा हमेशा, तो ये याद रखिएगा। और ख का हमेशा, ठीक है, तो ख मिल जाए और छ मिल जाए, क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमेशा तद्भव होगा, तो प्रकट जो है आपका तत्सम होगा। तो देखिए ख मिला ना, और साथियों ख का जो होता है ना वो आपको छ मिलेगा, छ मिलेगा, तो छ मिलेगा तो हमेशा तत्सम्य होगा, हमेशा तत्सम्य होगा। पक्ष, पंख, प्रस्तर, पत्थर, पक्षी, पंछी, प्रकट और प्रगट। तो देखिए छत्री वाला छ मिला तो तत्सम्य आया, तो छ याद रखिएगा हमेशा तत्सम्य आता है। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। तो अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है साथियों? तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा भाववाच्य, ठीक है। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य भाववाच्य है यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता एवं कर्म दोनों ही के अनुसार नहीं हो बल्कि भाव के अनुसार हो, तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को भाववाच्य कहते हैं साथियों, ठीक है। तो ये था आपका साथियों सेशन। कैसी लगी आप सभी को यह वीडियो जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतरीन बनाइएगा। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आपका रिवीजन एक बार फिर से हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए, फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिए, या फिर जब आपको समय मिले पढ़ लीजिए, देखिए आपकी पढ़ाई भी मजबूत हो जाएगी। और निरंतर जब आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो पढ़ाई कभी किसी की खराब नहीं जाती साथियों, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी माध्यम में आपको वो साकार मिलती हुई नजर आएगी, ये हमेशा याद रखिएगा। तो कभी किसी की पढ़ाई व्यर्थ नहीं होती। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।